रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज टॉपिक 13.9 है किरचॉफ रूल्स। ये सर्किट एनालिसिस में बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। सर्किट्स हम पहले भी सॉल्व करते रहे हैं ओहम्स लॉ की मदद से, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज की मदद से। यानी अननोन जो चीज़ें होती हैं, किसी सर्किट में हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है, तो ये इसका मतलब होता है सर्किट को सॉल्व करना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो हमारे पास जो पेचीदा सर्किट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, उसके साथ नंबर ऑफ बैटरीज लगी हुई होती हैं, तो वहाँ पे जो ओहम्स लॉ है, ठीक है, उसकी मदद से जो सर्किट सॉल्व करना है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये जो किरचॉफ रूल्स हैं, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को रिजॉल्व करने के लिए। आज हम किरचॉफ रूल्स पढ़ेंगे। ये बेसिकली टू रूल्स हैं और इन इसके साथ साथ हम आज एक जो है एग्जांपल के तौर पे हम एक सर्किट को सॉल्व भी करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। किरचॉफ रूल्स, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। यानी किसी पॉइंट पे जो करंट मीट कर रहा है उसका सम जो है वो जीरो है। यानी सम ऑफ द करंट सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। इसमें हम कन्वेंशन के तौर पे ये चीज लेते हैं कि इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि करंट मीटिंग एट एट द स्पेसिफिक पॉइंट वो जीरो होता है, तो उस पॉइंट की तरफ जो जो करंट आ रहे होते हैं हम उनको पॉजिटिव लेते हैं। से यहाँ पे I1 करंट है, इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, I2 करंट है, इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, इनको हम पॉजिटिव लेंगे। और करंट जो है इस पॉइंट से जो अवे जा रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे I3 करंट शो किया गया है, ये अवे जा रहा है, I4 करंट शो किया गया है, ये अवे जा रहा है, तो इनको हम नेगेटिव लेते हैं। सो I1 और I2 पॉजिटिव लिए और I3 और I4 जो है वो नेगेटिव लिए। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, यानी इन सब का जो सम है वो जीरो होगा। अच्छा, अब हम अगर जो ये नेगेटिव जो करंट्स हैं आपके पास, अगर इनको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये I1 प्लस I2 ये कौन सा करंट है? जो कि सम ऑफ द करंट है जो टूवर्ड्स द पॉइंट है। और I3 प्लस I4 ये सम ऑफ द करंट्स है वो जो पॉइंट से अवे जा रहा है। सो पॉइंट की तरफ जो करंट जा रहा है वो, और पॉइंट से अवे जो करंट जा रहा है वो इक्वल होते हैं। हम ऐसे भी इसको जो है वो कह सकते हैं। सो ये एक सिंपल सा रूल था। अच्छा, ये बेस किसके ऊपर कर रहा है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस कर रहा है। देखिए, जब चार्ज से हम एनर्जी उसको देते हैं या एनर्जी उससे वापस लेते हैं, तो उसमें जो चार्ज है वो एज इट इज मौजूद रहता है। चार्ज को कुछ नहीं होता। चार्ज बैटरी है मिसाल के तौर पे, वो चार्ज नहीं देती, वो चार्ज को एनर्जी देती है। वो चार्ज जो एनर्जाइज्ड है, वो जब किसी रेजिस्टेंस में से गुजरता है तो वो एनर्जी जो है वो हमें वापस मिल जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली बात आपको समझाना यही मकसद है कि चार्ज ना तो पैदा होता है, ना ये जो है वो डिस्ट्रॉय होता है या खत्म होता है। ऐसी बात नहीं है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो ये वो पॉइंट, जिस पॉइंट का बार बार यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, अगर इस पॉइंट पे कोई सोर्स या कोई सिंक ऑफ चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी तरफ जाने वाला चार्ज और इससे अवे जाने वाला चार्ज वो इक्वल होंगे, या हम ये कह सकते हैं करंट मीटिंग एट द पॉइंट शुड बी इज इक्वल टू जीरो। सो ये सिंपल सा रूल था, फर्स्ट रूल। अब चलते हैं हम सेकंड रूल की तरफ, जो बेसिकली जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। यानी ये आपके पास एक सिंपल सा सर्किट बना हुआ है। हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो यहाँ से अगर चार्ज मूव करता है, वो चार्ज यहाँ पे देखें कि लोअर से हायर पोटेंशियल जाएगा, यहाँ पे चार्ज को एनर्जी मिलेगी। अच्छा, तो उसके बाद जब वो इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, एनर्जी खर्च करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो चार्ज आ रहा था फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, इसको एनर्जी मिल रही थी। यहाँ रेजिस्टेंस में से गुजरता हुआ वो अपनी एनर्जी को सर्व कर रहा था, खर्च कर रहा था। यहाँ पे अगेन वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ, जैसे यहाँ था लोअर से हायर जा रहा था तो उसको एनर्जी मिल रही थी। अब हायर से लोअर आ रहा होगा तो यहाँ भी वो एनर्जी उसकी खर्च होनी है।
इस रेजिस्टेंस में से गुजरते हुए अगेन उसकी एनर्जी जो है वो खर्च होनी है। यानी यहाँ पे पहुंचने पे वो यहाँ से जितनी उसने एनर्जी हासिल की वो यहाँ पे कंज्यूम करके यहाँ पे पहुंच गए। तो इन अ क्लोज्ड यानी सर्किट, इन अ क्लोज्ड लूप के उसको जितनी एनर्जी मिलती है वो उतनी ही उसको खर्च जो है वो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका एनर्जीज का जो सम होगा वो आपके पास जीरो होगा, कि जितनी उसको एनर्जी मिली, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव में ले लेंगे और जितनी उसने एनर्जी खर्च की हम उसको नेगेटिव में ले लेंगे। अच्छा, अब आपके आप इस टॉपिक और इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत इसको हल करते वक्त हमें एक दो चीजों का हमें ध्यान करना पड़ेगा जो कि प्रायर नॉलेज के तौर पे हमें जरूरी जो है वो देखनी चाहिए। एक ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि जी एक क्यू चार्ज है जो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये क्यू चार्ज जो है जब हम इसके ऊपर वर्क डन करेंगे, यानी एक्सटर्नल एजेंसी हम फॉर एग्जांपल इसके ऊपर वर्क करते हैं और इसको जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाते हैं यहाँ तक। अच्छा, तो ये जितना हम वर्क करेंगे डिवाइडेड बाय जिस चार्ज पे करेंगे, ठीक है, वो वर्क हमने किया, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम बी था और इस पॉइंट का नाम ए था, यानी वर्क डन हमने किया बी से ए तक मूव करने के लिए और डिवाइडेड बाय वो चार्ज जिसके ऊपर वर्क डन किया जो कि क्यू चार्ज था। तो दिस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी ये वी ए माइनस वी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। हमने ये चीज जो है वो डिस्कस की हुई है पहले। तो वी पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स, वो वर्क डन डिवाइडेड बाय वो चार्ज होता है। वर्क चार्ज के ऊपर भी कभी किया जाता है, कभी चार्ज खुद वर्क करता है। देखिए इसी सर्किट की मिसाल देख लें कि जब वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज वो आपके पास तो मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर हमने उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके जाना है तो हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, यानी चार्ज के ऊपर वर्क होगा, उसको एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होगा उस वक्त वो एनर्जी खर्च करेगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि जब उसको एनर्जी मिलनी है हमने वो उसको पॉजिटिव लेना है और जब वो चार्ज एनर्जी खर्च कर रहा होगा हमने उसको नेगेटिव लेना है। अच्छा, अब ये जो अब आपके पास हमने ये भी अभी हमने दोबारा से ये ड्राइव कर लिया v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये जो वर्क है ये हम q इंटू वी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये हम लिख सकते हैं। इसी रिलेशन को ज़हन में रखते हुए, ठीक है, तो हम ये डिटरमाइन अभी करेंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए इस आपके पास एक क्लोज सर्किट है, इसमें आई करंट, इसकी सिंगल लूप है, इसमें आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अंडर कंसिडरेशन हमारे पास एक डेल्टा क्यू चार्ज है जिसको यहाँ से एनर्जी मिलनी है और यहाँ पे उसने खर्च करनी। जहां पे उसको एनर्जी मिलनी है वो वाली आपके पास जो एनर्जी है वो आपके पास पॉजिटिव आनी, यहाँ पे डेल्टा क्यू चार्ज को एनर्जी मिलनी है जब उसने इतना पोटेंशियल अप जाना है। ये पोटेंशियल जो बैटरी की ईएमएफ है, जिसको हमने इस बैटरी की ईएमएफ को E1 से एक्सप्रेस किया है। तो डेल्टा क्यू और इनटू ये जो यहाँ पे आपके पास बैटरी के जो टर्मिनल्स के दरमियान जो वोल्टेज है, यानी इस बैटरी की समझे ईएमएफ जो है ओपन सर्किट की बुनियाद पे, तो ये आपके पास डेल्टा क्यू इंटू ये आपके पास ईएमएफ। तो डेल्टा क्यू इंटू ईएमएफ, ईएमएफ का भी यूनिट आपको पता है वोल्ट ही होता है। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर वर्क आएगा जो कि एक्सटर्नल एजेंसी, यानी समझ लें कि इसकी सेल जो है, ठीक है, इसके सेल्स जो हैं यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं, चार्ज को एनर्जी मिल रही है। इसी वजह से ये एनर्जी जो आपके पास है ये पॉजिटिव में लिखी गई है और ये उतनी ही होगी जितना सेल इसके ऊपर जो है वो वर्क करेंगे, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, वो एनर्जी इसको मिलनी है और वो एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी, क्यू इंटू डेल्टा वी के इक्वल होगी। यानी अगर डेल्टा क्यू चार्ज अंडर कंसिडरेशन है तो इंटू ये बैटरी की ईएमएफ, ये वो एनर्जी है जो डेल्टा क्यू चार्ज को मिल गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें
यहां से हमने स्टार्ट किया था, हमने यहीं पे आके एंड करना है। इससे आगे देखिए डेल्टा क्यू चार्ज यहाँ पे पहुंच गया। जब वो इस रजिस्टर में से गुजरेगा तो वो अपनी एनर्जी सर्व करेगा। अच्छा, वो जो एनर्जी ये यहाँ पे खर्च करेगा, यानी यूटिलाइज करेगा जो एनर्जी, वो आपके पास डेल्टा क्यू और इनटू इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमें R1 का पता है कि ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, और इसमें से गुजरने वाला करंट हमें पता है। तो डेल्टा क्यू इंटू ये आई इंटू R1, वो इस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस के तरफ जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप को शो कर रहा है, आई इंटू R1। सो डेल्टा क्यू इंटू आई इंटू R1, तो डेल्टा क्यू इंटू वो ये आई इंटू R1 वो वोल्टेज है ओहम्स लॉ के तहत जो इस रेजिस्टेंस के तरफ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्योंकि ये वाली जो आपके पास ये इतनी चीज वोल्टेज है, इसको जब हम डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वो वर्क डन बन जाएगा जो चार्ज कर रहा है। ये वो एनर्जी है जो चार्ज ने क्या कर दी, खर्च कर दी। ये खर्च शुदा एनर्जी आपके पास जो है वो नेगेटिव में आनी है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है। अच्छा, अब इससे आगे चलें। यहाँ पे जो बेशक ये बैटरी है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज गुजर रहा है उसकी ये डायरेक्शन है, वो इस बैटरी की तरह लोअर से हायर पोटेंशियल नहीं जा रहा, बल्कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। तो जब ये हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा तो इसको एनर्जी मिलनी नहीं है, बल्कि इसने एनर्जी समझे खर्च करनी है, और वो एनर्जी अगेन डेल्टा क्यू इनटू इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इस बैटरी की ईएमएफ के इक्वल है, E2 के, और ये आपके पास नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ भी चार्ज एनर्जी खर्च कर रहा है। उससे आगे चलें तो ये रजिस्टर की बारी आ गई। अब इसमें देखें कि इस रजिस्टर के तरफ वोल्टेज कितनी होगी, वो आई इंटू R2 होगी। सो ये वोल्टेज आ गई इंटू ये आपके पास डेल्टा क्यू जो आपके पास चार्ज है, या जैसे V वोल्टेज थी, Q चार्ज था, मल्टीप्लाई हुआ तो ये वर्क डन आ गया। ये वर्क डन कौन कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है, यानी चार्ज अपनी एनर्जी यहाँ भी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे उसको एनर्जी मिली है, यहाँ भी उसने खर्च की है, यहाँ भी उसने खर्च की है, यहाँ भी उसने खर्च की है, यहाँ पे कोई आपके पास जो है एनर्जी की चेंज नहीं है। सो हम यहाँ पे पहुंच गए। इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी उसको मिली थी वो सारी उसने मुख्तलिफ जो है वो डिवाइसेस में से गुजरते हुए, मुख्तलिफ रजिस्टर में से गुजरते हुए, इस बैटरी में से गुजरते हुए उसने क्या कर दी, खर्च कर दी। सो इज इक्वल टू आपके पास जीरो आया कि जितनी एनर्जी उसको मिली उतनी उसने खर्च कर दी। आपके पास नेट क्या आ गया जी, जीरो। अच्छा, अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में आप देखें कि आपके पास डेल्टा क्यू जो है वो हर इधर आपके पास जो टर्म है उसमें मौजूद है। हम डेल्टा क्यू को कॉमन लेके दूसरी साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है इसमें देखें कि ये सारी वोल्टेजेस चेंजेस ही हैं। ये उस बैटरी की ईएमएफ, ये आई इंटू R1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, ये आपके पास ये इस बैटरी की ईएमएफ, और ये जो है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये जो आपके पास पोटेंशियल चेंजेस हैं इन अ क्लोज्ड लूप, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस, ठीक है, वो आपके पास इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। यही आपके पास जो है वो किरचॉफ सेकंड रूल है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप शुड बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब हमने रूल दोनों सीख ली। सेकंड रूल ज्यादातर इस्तेमाल होता है जो सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल भी है। ये सर्किट पहले हम देख लेते हैं कि सर्किट क्या है। देखें, ये आपके पास एक बैटरी लगी हुई है जिसकी ईएमएफ E1 है, ये इसकी ईएमएफ E2 है, यहाँ पे ईएमएफ इसकी E3 है। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं R1, R2 और R3। अच्छा, सर्किट आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे जो ये ईएमएफ्स हैं वो भी दी गई हैं, और जो रेजिस्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंसेस भी दी गई हैं। E1 यानी ये वाली बैटरी की ईएमएफ 40 वोल्ट, इसकी 60 वोल्ट, इसकी 50 वोल्ट, ये रेजिस्टर 10 ओहम, ये रेजिस्टर 30 ओहम, ये रेजिस्टर 15 ओहम। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो उसने हमें दी।
वो हमसे ये डिमांड कर रहा है, ये बताएं कि इन रजिस्टर्स में से करंट कितना कितना गुजर रहा है। यानी आपने R1 में से गुजरने वाला करंट, R2 में से गुजरने वाला करंट और R3 में से गुजरने वाला करंट हमने बताना है उसको कितना है, और इसकी डायरेक्शन बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में ये पास हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझेंगे, ये हमें जो है कि हमें ये प्रोसीजर इसका पता लग जाएगा कि ये जो किरचॉफ रूल्स हैं ये हमने इंप्लीमेंट कैसे करना। इसका पहला इसका पॉइंट ये है कि आपने जो है ये जो सर्किट है उसमें हो सकता है काफी सारी उसमें लूप्स हो, जैसे यहाँ पे आपके पास ये 2 लूप्स बन रही हैं, 1 लूप, ये सेकंड लूप बन रही। इसमें जितनी भी लूप्स बन रही हैं, ठीक है, वो जो ईच रेजिस्टेंस है वो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, एटलीस्ट वंस उस लूप में इंक्लूड होनी चाहिए। फिर ये है कि आपने इसमें एक करंट सपोज कर लेना, किसी एक लूप में आप एक करंट सपोज कर लें कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने यहाँ पे इस लूप में करंट सपोज कर लिया कि ये क्लॉकवाइज है, मैंने इस करंट को नाम दे दिया किसका, I1 का। अब जब आपने एक लूप में करंट सपोज कर लिया कि ये क्लॉकवाइज है, तो इस सर्किट की जितनी भी लूप्स बन रही होंगी उन सब के लिए जो करंट हम सपोज करेंगे वो क्लॉकवाइज ही करेंगे। यानी अगर I1 हमने क्लॉकवाइज लिया है तो ये I2 भी हम क्लॉकवाइज लेंगे। अच्छा, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए लेते तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले बताया आपको कि जितनी भी लूप्स होंगी वो उनमें जो करंट होगा वो सेम सेंस में होगा। अगर यहाँ आपने क्लॉकवाइज लिया है तो हर एक लूप में क्लॉकवाइज लेंगे, अगर यहाँ आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो हर एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज ही करंट जो है वो सपोज किया जाएगा। ये होगी 2 बातें। उसके बाद आपने ये देखना है, आपने किसी भी पॉइंट से यहाँ, जैसे अगर इस लूप के लिए हमने इक्वेशन बनानी है तो किसी पॉइंट से जहां से स्टार्ट करना है वहीं पे आके आपने इसको एंड करना है। अच्छा, अब जहां पे रजिस्टर में से गुजर रहे होंगे वो वोल्टेज चेंज हमने नेगेटिव की लेनी। अच्छा, अगर आप लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे होंगे, ठीक है, वो वोल्टेज चेंज हमने पॉजिटिव लेनी है, और अगर आप हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे होंगे तो वो वोल्टेज चेंज आपने नेगेटिव लेनी है। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैंने आपको बताई, इनका ख्याल रखेंगे तो हम बड़ी आसानी से ये जो सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। और ये अगर आप ये सर्किट सॉल्व कर लें तो ये हमें बहुत हेल्प देगा। व्हीटस्टोन ब्रिज आगे एक टॉपिक आएगा उसको भी हल करने के लिए, तो बहुत इजी है इसको। फर्स्ट टाइम इसमें थोड़ा आपको यानी तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप खुद से एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान होता जाएगा। अच्छा, अब यहां पे मैंने यहां से स्टार्ट किया, जब यहां से स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है इसमें करंट की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज ली है, इसका मतलब है कि चार्जेस इधर को मूव करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है अब यहां पे देखें कि ये मैंने करंट की डायरेक्शन ली है I1 की। अच्छा, इसमें देखें कि हम हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, चार्जेस भी एनर्जी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं हायर से लोअर पोटेंशियल जाते हुए, तो वो एनर्जी चेंज भी नेगेटिव की आती है। यहाँ पे उसके अगेंस्ट ये वोल्टेज चेंज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल जाते हुए ये नेगेटिव की आनी है, इस वजह से यहाँ लिखा गया -E1। अब उससे आगे वो अगली वोल्टेज चेंज कौन सी है, जब करंट I1 ने इसमें से गुजरना है, ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास जो वोल्टेज चेंज आनी है वो नेगेटिव की आनी है। जब भी रजिस्टर में से गुजरेगे, क्योंकि चार्ज जब रजिस्टर में से गुजरता है तो एनर्जी सर्व करता है, करंट किसी भी डायरेक्शन में रजिस्टर से गुजरे, ठीक है, वो वोल्टेज चेंज हमने नेगेटिव की लेनी है। सो यहाँ पे देखें कि I1 इंटू R1 ये आपके पास वोल्टेज चेंज आएगी, ठीक है, और ये वोल्टेज चेंज माइनस की ली जाएगी। सो ये आपके पास आ गया I1 इंटू R1 और ये वोल्टेज चेंज किसकी है, माइनस की है। अब यहाँ पे देखें कि इस R2 रजिस्टर में से I1 करंट इधर को गुजर रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट भी एक करंट I2 है जो इसके मुखालिफ गुजर रहा है। इसका मतलब है कि इसका नेट करंट जो इधर को गुजर रहा है वो I1 माइनस I2 होगा। सो नेट करंट जो R2 में से गुजर रहा है वो I1 माइनस I2 है। किस रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है, R2 में से। I1 माइनस R2 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज चेंज आ जाएगी, लेकिन ये वोल्टेज चेंज भी अगेन माइनस की ली जाएगी। अच्छा, अब उससे आगे यहाँ आ जाए, यहाँ पे
ये देखें कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं। अब ये वाली जो वोल्टेज चेंज है ये आपके पास है पॉजिटिव आएगी, क्योंकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाया जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ इसीलिए +E2 लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई वोल्टेज चेंज नहीं है। सो हम जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहीं पे आके एंड किया। और हम यहाँ पे किसकी मदद ले रहे हैं, हम किरचॉफ सेकंड रूल की मदद से हमने ये इक्वेशन बनाई है कि algebraic sum of the voltage changes in a closed loop should be is equal to 0। अच्छा, अब ये हमने इस लूप के लिए इक्वेशन बनाई। अब हम सेकंड लूप के लिए इक्वेशन बनाएंगे। इसमें से गुजरने वाला करंट हमने I1 कहा था, इसमें से गुजरने वाला करंट जो है हमने उसको I2 सपोज किया था। मैंने पहले आपको जिक्र किया कि जो इसकी सेंस होगी एक लूप में करंट की, वही दूसरी लूप में भी सेंस होगी। अगर इसमें क्लॉकवाइज लिया है तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज ही लेंगे। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने यहां से स्टार्ट किया इस जगह से और मैं यहीं आके इसको एंड भी करूंगा। अब यहाँ पे देखें कि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वोल्टेज चेंज आपके पास नेगेटिव में आएगी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है -C2। उसमें अब यहाँ पे करंट I2 करंट इधर को पास हो रहा है, लेकिन इस रजिस्टर में एक मुखालिफ करंट भी है जो कि I2 के अगेंस्ट है। I2 नीचे को है और I1 ऊपर को है। सो यहाँ पे जो नेट करंट नीचे को होगा वो I2 माइनस I1 होगा इनटू ये रेजिस्टेंस। तो आपके पास ये R2 से मल्टीप्लाई करके ये वोल्टेज चेंज बन गई और ये वोल्टेज चेंज भी अगेन नेगेटिव की आनी। उसके बाद यहाँ पे कोई वोल्टेज चेंज नहीं है, यहाँ पे ओनली करंट I2 है जो रेजिस्टर R3 में से पास हो रहा है। सो यहाँ पे जो वोल्टेज चेंज आएगी वो I2 इंटू R3 और ये वोल्टेज चेंज भी नेगेटिव की होगी, क्योंकि जब भी रेजिस्टर में से पास होंगे तो वो वोल्टेज चेंज आपके पास नेगेटिव की होनी। यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज चेंज आएगी, क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ये वोल्टेज चेंज आपके पास पॉजिटिव की आएगी। तो +E3 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि आप ये जो आप भी आगे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफी जो है वो नजर आ रहा है कि काफी कुछ हमें करना पड़ेगा। इनफैक्ट आगे एक सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। अगर एक बच्चा जो है उसको ये लूप से इक्वेशन बनाना समझ में आ गई है, उसको ये पता चल गया कि कब हमने वोल्टेज चेंज पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है, तो उसके बाद तो ये सिंपल एक मैथ का क्वेश्चन है। हमने ये वैल्यूज ही पुट की हैं कि E1 40 वोल्ट था वो लिख दिया, R1 10 ओम था तो 10 इंटू I1 आ गया। I1 और I2 वगैरह ये वो करंट है जो हमने अभी फाइंड करने, तो इनको वैसे ही लिखते जाएंगे और बाकी जो है वैल्यूज पुट कर देंगे। R2 की वैल्यू 30 ओम थी तो हमने ये 30 पुट कर दी और इंटू I1 माइनस I2। ये E2 आपके पास 60 वोल्ट था तो हमने वो वैल्यूज पुट कर दी। आगे हम इसने मजीद इसको आगे सिंप्लीफाई किया। ये -30 I1 यहां से आएगा, -10 I1 -40 I1, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस +30 I2 और +60 -40 ये आपके पास +20 आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे हम 10 जो है इस इक्वेशन में से कॉमन ले सकते हैं। अब 10 कॉमन लेके उधर साइड पे जाकर डिवाइड कर दें उसको, ये बन जाएगी इक्वेशन -4 I1 +3 I2 +2 इज इक्वल टू 0। सो ये आपने इस इक्वेशन से आपने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो ये हासिल कर ली। अब इसी तरह ये वाली जो इक्वेशन है इससे भी हम डाटा पुट करेंगे और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये देखें E2 जो है वो 60 वोल्ट है, हमने इसको पुट कर दिया। R2 जो है वो 30 ओम है, 30 इंटू I2 माइनस I1 आ गया। ये R3 15 है, हमने इसको 15 पुट कर दिया। अच्छा, ये E3 जो है वो 50 वोल्ट है, ये हमने पुट किया। अच्छा, अब ये -60 और +50 ये आपके पास -10 हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कि ये माइनस इंटू ये माइनस, ये आपके पास +30 आ गया, +30 I1 और -30 I2 और -15 I2, ये -45 I2 आ गया। अब यहां से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 6 are 30, 5 9 are 45, 5 2 are 10, तो ये उसकी कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अच्छा, अब एक आपके पास ये इक्वेशन, एक आपके पास ये इक्वेशन है। इनको हम इनमें से देखें, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं I1 एंड I2 जिसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। दो आपके पास इक्वेशंस हैं, इनको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। किसी एक के कोएफिशिएंट इक्वल कर दें। जैसे इधर I2 का कोएफिशिएंट 9 है, माइनस का 9 है, इधर I2 का कोएफिशिएंट 3 है।
अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनके कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे I2 वाली जो कोएफिशिएंट्स है, एक नेगेटिव का होगा एक पॉजिटिव का होगा। आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आएगा -12y1 प्लस 9i2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने इनको सम अप कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास 6i1 -12i1 आपके पास आ गया -6i1, ये आपके पास -9i2 और प्लस 9i2 ये कैंसिल हो गए, प्लस 6 -2 आपके पास +4 आ गया, -6i1 जो है वो इधर आके +6i1 हो गया, और i1 की वैल्यू आपके पास 4/6 दैट इज 2/3 एम्पेयर या 0.66 एम्पेयर। सो हमने i1 की वैल्यू जो है यहां से डिटरमिन कर ली कि वो 2/3 एम्पेयर है। हमने i1 की वैल्यू 2/3 एम्पेयर यहाँ पे पुट की, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है ये बटे में, जिसके बटे में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जब आप 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9i2, 3 2 6, 3 0 0। अब यहाँ पे -8 प्लस 6 आपके पास क्या आ गया -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो गया, और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आपके पास i2 की भी वैल्यू आ गई 2/9 एम्पेयर, तो दैट इज 0.22 एम्पेयर। अब हमने i1 और i2 की वैल्यूज जो है वो डिटरमाइन कर ली है। हमें पता चल गया कि i1 की वैल्यू जो है वो 2/3 एम्पेयर यानी 0.66 एम्पेयर है। सो ये जो R1 रजिस्टर था इसमें तो सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो रहा था, और वो क्या था i1 जो इधर को फ्लो हो रहा था, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई कि वो 0.66 एम्पेयर है या 2/3 एम्पेयर है। सो R1 रजिस्टर में से पास होने वाला करंट जो है वो 0.66 एम्पेयर है, जो हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो R3 रजिस्टर था इसमें से भी एक ही करंट ये I2 पास हो रहा था। अब I2 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, I2 की वैल्यू आ गई 0.22 एम्पेयर। सो इस रजिस्टर R3 में से 0.22 एम्पेयर जो है वो करंट पास हो रहा है। अब बात इसकी थोड़ा सा समझ लें, देखिए इधर I1 करंट था ऊपर को और I2 करंट था नीचे को। हमने देखना कि बड़ा कौन है, तो देखें अब यहाँ पे I1 करंट जो है वो बड़ा है, ये 0.66 एम्पेयर है, और ये I2 करंट छोटा है 0.22 एम्पेयर। सो इसमें जो लार्ज करंट है वो I1 है जो कि ऊपर को फ्लो कर रहा है, और इसके अगेंस्ट जो करंट है वो I2 वो नीचे को है, ठीक है, वो आपके पास है 0.22 एम्पेयर। सो इसमें नेट करंट जो होगा वो ऊपर को होगा, और वो कितना होगा, जो कि 2/3 एम्पेयर -2/9 एम्पेयर के इक्वल होगा, ठीक है, यानी 0.66 एम्पेयर -0.22 एम्पेयर दैट इज 0.44 एम्पेयर करंट। सो हमने यहाँ पे जो है करंट की वैल्यूज भी फाइंड कर ली, उनकी डायरेक्शन भी फाइंड कर ली कि ये किधर किधर को होगा। अच्छा, अब एक बच्चे के ज़हन में क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर मैं ये जो I1 और I2 के जो मैंने डायरेक्शन जो सपोज की थी, अगर मैं इनको क्लॉकवाइज ना लेता, एंटी क्लॉकवाइज ले लेता, तो क्या मेरा ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाना था? लो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, आप बेशक इसको I1 कह दें, इसको क्लॉकवाइज ना लें, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लें, क्योंकि बच्चे को शुरू तो मैं नहीं पता कि नेट करंट की डायरेक्शन किधर को होगी, तो इसकी कोई भी डायरेक्शन सपोज कर सकता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि अगर वो एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज सपोज करता है तो जितनी भी उसमें सर्किट में जितनी भी लूप्स बन रही होंगी सब में एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इनके जो आंसर आएंगे ना आपके पास I1 और I2 वगैरह की, इनके आंसर्स के साइंस आपको ये बता देंगे कि जो हमने डायरेक्शन ये सपोज की थी क्या इसकी वही डायरेक्शन बनती है या ये कुछ डायरेक्शन इसकी जो है वो अपोजिट है। अगर हम इसको ऐसे सपोज करते, ठीक है, तो आपके पास जो I1 और I2 की वैल्यूज आनी थी वो आनी यही थी, लेकिन वो माइनस में आ जानी थी। तो उससे हमें ये अंदाजा हो जाना था कि जो हमने डायरेक्शन इसकी सपोज की है एक्चुअली इस करंट उसके अपोजिट है। तो ये हम किरचॉफ रूल्स हमने पढ़े और उनकी वजह से हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की। होपफुली ये हमारी काफी हेल्प कर देगी अगले जो आपके पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको हल करने के लिए, और इस जो चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हल करने में हमें काफी आसानी होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।